अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सुप्रीम कोर्ट में नए फैसलों के साथ नई तारीख रकम हो रही है, क्योंकि एक नया कानून है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी सुन सकती है। ये फ़ैसला उन अख्तियारात के तहत सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा हुक्म के ऊपर हो सकता है कि जो 184(3) जो आइन की शिक है इंसानी हकूक़ के निफाज करने की, उस हवाले से दिए गए फैसले पर अपील अगर दायर की जाती है तो आज वही हुआ। फ़ौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी है, और इस हवाले से आर्मी एक्ट की कुछ शिकों को गैर आइनी करार दे के कालादम करार दिया था। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील दायर की थी और एक शोहदा फाउंडेशन बलूचिस्तान की तरफ से अपील दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से सदा की गई थी कि फ़ौजी ट्रायल जो है उसको बहाल किया जाए। ख़ास तौर पे 9 मई फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले उन मुल्ज़मान का जो फ़ौजी ट्रायल है उसका अमल बहाल किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे, उन्होंने फ़ौजी ट्रायल बहाल कर दिया है और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं अब उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सलमान अकरम राजा एडवोकेट, जो कि 9 मई के मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आज आपको नोटिस जारी नहीं किया गया था, मगर आप और आपके साथी कुछ सीनियर वकला बहुत ही बर वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। तो ये पहला दिन था और पहले दिन आपको नोटिस भी जारी नहीं था, मगर आपने भरपूर दलाइल दिए, इसके बावजूद भी अदालत ने आपको सुना, मगर फिर ये रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का फ़ैसला और फ़ौजी ट्रायल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात एग्जैक्टली थे क्या और आपके क्या ख़दशात थे कि आप आज कमरा अदालत में मौजूद थे? जी, ख़दशात तो यही थे कि 6 मेंबर बेंच बनाया गया है, 5 मेंबर बेंच के 5-0 के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो ये बज़ाते ख़ुद मेरी नज़र में कोई अच्छी चीज़ बादियों नज़र में नहीं है और मैं थोड़ी सी तफसील बयान करूँगा। ये आज पहला मौका था कि नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के ये एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनी गई और आज ही ये बात वाज़े हो गई कि इस कानून के तहत जो अपील का हक़ दिया गया है उसके नतीजे में क्या सूरत हाल वाक़या हो सकती है। देखिए, 5 जज साहिबान ने 5-0 से एक फ़ैसला दिया। अब अगर ये 6 मेंबर बेंच बिलाखिर 4-2 से उस फैसले को रद्द कर देता है तो सूरत ये होगी कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों पर हावी हो जाएंगे। 5 वो जज जो पहले बेंच के मेंबर थे और 2 वो जज जो, अगर मैं जिस तरह मफरूज़ा कायम कर रहा हूँ, इस अपील में अक़लियत में रहते हैं। तो 4 जजों को 7 जजों पर हावी करना एक मज़क्का खेज़ मेरी गुजारिश है सूरत हाल होगी। सुप्रीम कोर्ट की तौकीर जो है उसको ज़बरदस्त ठेस पहुँचेगी, क्योंकि ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मातहत जज है। मगर 5 जजों को एक जो फैसला होता है, माजरत के साथ जो फैसला होता है वो जजों का तो नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है फैसला। जी, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन देखिए हम गिनते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के ये सब जज हैं ना। पहला फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था, 5 जज साहिबान एक बात पर सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफिक हुए। उसके बाद ऐन मुमकिन है कि इस 6 मेंबर बेंच में से 2 मजीद जज साहिबान उनके साथ इत्तफाक करें, तो 7 जज साहिबान 16 में से अगर सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ खड़े हैं और आप कहें कि 4 जजों का फैसला जो है उन पर हावी होगा, मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ, तकनीकी तौर पर तो आप कह सकते हैं हाँ ये 4 जज अब हावी हैं क्योंकि ये 6 मेंबर बेंच का फैसला है, लेकिन इससे जो सूरत पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि आप 7 जजों को बेतौकीर कर रहे हैं 4 जजों के सामने। ये किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के लिए सेहतमंद बात नहीं है। लेकिन कोई कानून तो ऐसा नहीं है कि ऐसी सूरतें, कोई कवायद और कानून तो ऐसे नहीं है कि जजों की कानून तादाद तो की बुनियाद पे फैसले का इतलाक होता है। ये तो बेंच का फैसला है, लार्जर बेंच का फैसला है। लेकिन मैं उसकी तौकीर की बात कर रहा हूं। देखिए, आईसीए आज तक सिर्फ हाई कोर्ट के हवाले से थी। हाई कोर्ट का एक जज जो है उसके फैसले को हाई कोर्ट के 2 जजों के पास चैलेंज किया जाता था, तो वहाँ ये होता था कि उस फैसले को 2-0 से आमतौर पे अगर रद्द करना हो तो कर दिया जाता था। बाज़ औक़ात रेफरी जज की बात आती थी, 3 जज। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, वैसे आपको सुना गया ये मामला, तो आपने कन्वे कर दिया, ये बात आप नहीं सुना गया, बिल्कुल नहीं सुना गया, बिल्कुल नहीं सुना गया। देखिए, ये बड़ी अफरा तफरी की बात थी, बल्कि वो ये कहते रहे कि हमने तो आपको नोटिस ही नहीं किया, जब हम नोटिस करेंगे इसके बावजूद आपको सुना गया। जो दलाइल पेश किए गए वो
नहीं, ये बिल्कुल टोटों और टुकड़ों में सुनना कुछ सुनना नहीं होता। जो बात की गई हुकूमत की तरफ से सरासर आइन और कानून के वो खिलाफ थी। FB अली के केस का हवाला दिया गया, 2-2.5 महीने FB अली के केस की हर सत्र को पढ़ा गया था 5 जज साहिबान के सामने। FB अली के केस का कोई ताल्लुक नहीं है 1973 के आइन से। 1973 का आइन ये कहता है सन 88 के बाद जब आइन का आर्टिकल 175(3) नाफिजुल अमल हुआ कि कोई सरकारी अफसर, कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर जो है वो जज नहीं रख सकता। अब जब असिस्टेंट कमिश्नर जज नहीं रख सकते, उनसे वो ताकत छीन ली गई और बतदरीज ये हुआ, तो किस तरह एक कर्नल या मेजर जज लग सकता है एक सिविलियन की ज़िंदगी और मौत और सज़ा और जज़ा के हवाले से? ये बिल्कुल हमारे आइन के बुनियादी ढांचे और तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। जब 2015 में APS 2014 के साने के बाद आइनी तरमीम के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट कायम किए गए थे सिविलियंस को ट्राई करने के लिए, तो उसमें भी काजी फायज़ ईसा साहब ने एक शानदार फैसला लिखा था बतौर जज, आज वो चीफ जस्टिस हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइनी तरमीम के जरिए भी आप सिविलियन की ट्रायल नहीं कर सकते फौजी अदालत। राजा साहब, आज तो मामला सिर्फ स्टे ऑर्डर का था ना, सस्पेंशन का था, कोई हतमी फैसला तो नहीं था। तो अगर ये आज स्टे ऑर्डर जारी ना होता, अगर जारी ना होता तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? अगर ये स्टे जारी ना होता, सस्पेंड ना होता, सूरत हाल पिछले तो होना यह चाहिए था कि मौका दिया जाता 5 जज साहिबान को। हमारी यही इस्तदा थी कि वो अपना तफसीली फैसला लिखें। अभी तो सिर्फ उनका शॉर्ट ऑर्डर है। उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से अपने जो रीजंस हैं, जो उनके दलाइल हैं, वो देने हैं। अभी तो कितना टाइम चाहिए उनको? हमारी नजर में हमारी इस्तदा, देखिए टाइम होता है, बीच में प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस एक्ट आ गया कि बहुत सारा वक्त लगा उस कार्रवाई में, दीगर मुकदमात आगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अक्सर 2-3 माह की ताखीर से आते हैं। अगर ये छुट्टियों के बाद तक रख लिया जाता तो मुझे 100% यकीन है कि आइंदा चंद हफ्तों में जज साहिबान के पास वक्त होगा और जनवरी तक ये फैसला हमें मिल जाएगा। और आपको क्या नुकसान होगा कानूनी तौर पे अगर फौजी ट्रायल शुरू हो जाता है तो आपको क्या नुकसान होगा? कानूनी तौर पे इस वक्त कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उन्होंने यही फैसले में लिखा है, अभी तक फैसला दस्तयाब नहीं है कि कोई हतमी फैसला नहीं होगा, किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन सज़ा तो दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के बावजूद ये लोग जेल में हैं, इनको रिहा नहीं किया गया। उस तमाम मामले को कलअदम करार देने के बावजूद वो सज़ा भुगत रहे हैं, और कल को अगर वो बरी हो जाते हैं तो इन 7-8 महीनों का क्या हिसाब होगा? लिहाजा ये तमाम सूरत जिस पहलू से भी इसको देखा जाए आइन और इंसानी हुकूक के मुनाफी है, ये चल रही है। आज हमें अफसोस हुआ, हमारा ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी, या हमारा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस पर अमल नहीं हो रहा, इन लोगों को छोड़ा जाए, इन लोगों को पुलिस के हवाले किया जाए, वहाँ अगर बेल बनती है तो इनको बेल दी जाए ताकि ये लोग अपने घरों में जाएं, या कम से कम अदालत में बेल की इस्तदा कर सकें। लेकिन हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजी अदालतें अपनी कार्रवाई जारी रखें, और साथ ये भी कह दिया गया, एक ऑब्जर्वेशन आई कि कर्नल साहिबान तो बहुत आज़ाद बंश होते हैं, उनकी आज़ादी पे कोई खलल नहीं डाल सकता। लिहाजा ये मायूस कौन किस्म के जुमले थे। हम लड़ते रहेंगे आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए। आखिरी फैसला तारीख का होता है। हमारी तारीख में बहुत फैसले हैं, बहुत सरदार तारिक मसूद, देखिए सुन ले मेरी बात जरा, सुन ले थोड़ी सी मेरी बात। देखिए, उन्होंने जब ये 9 मेंबर बेंच बंदयाल साहब ने बनाया था तो उस बेंच से उठते हुए उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से अपनी राय दे दी थी। बड़ी जामे और मुफस्सल लिखी हुई उनकी राय मौजूद है कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हम मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो ग्राउंड है उसको प्रेस नहीं करते, यानी कि हम इस बात पे इसरार नहीं करते कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। हम सीधा बराह रास्त मेरिट्स पे जाना चाहते हैं। वहाँ हमारा एतराज़ ये था जो हमने उठाया कि जिन वकील साहब को उन्होंने हुकूमत की तरफ से पेश किया, ख्वाजा हारिस साहब, वो कैसे पेश हो सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद ये फैसले मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं कि अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में कोई और शख्स हुकूमत की अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल ने कानून का तकाज़ा था जो उन्होंने पूरा कर दिया। अटॉर्नी जनरल नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल सुन ले जजमेंट में तो यही था कि अटॉर्नी जनरल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सुन लेना बात, मेरी बात सुन लेना। आपको नहीं पता कानून में, बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कानून ये है, एनओसी में ये लिखना होता है अटॉर्नी जनरल ने कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस मुकदमे की पैरवी कर सकूं, मैं वो इस्तात नहीं रखता। मेरे दफ्तर में, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में कोई वकील ऐसा नहीं है जो इस्तात रखता हो इस मुकदमे को चलाने की। अगर ये लिख के दिया अटॉर्नी जनरल ने तो उनको इस्तीफा दे के फिलफौर घर जाना चाहिए। अगर वो इस बुनियादी नौयत के मुकदमे की पैरवी की इस्तात नहीं रखते, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा मैंने एनओसी दे दिया है।
जैसे ये कोई सेक्शन अफसर था जो एनओसी दे रहा है मेरी जगह कोई और सेक्शन अफसर। पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहली बार तो नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है जनाब। ऐसे नहीं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। कोई अटॉर्नी जनरल इस नौयत के मुकदमे में ऐसी बात नहीं करता। अगर कोई मुकदमा होता साइबर लॉ का, कोई स्पेस लॉ का, कोई बहुत तकनीकी इक्सड आर्बिट्रेशन का, तो एक अटॉर्नी जनरल कह सकता है कि मैं फौजदारी का वकील हूं, मैंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं की, मेरा तजुर्बा नहीं है, लिहाजा मैं आपने कभी खुद हुकूमत का कोई केस नहीं लड़ा? बुनियादी आपने खुद कभी हुकूमत का कोई केस नहीं लड़ा? बिल्कुल नहीं लड़ा। जब देखें ये जी, जब से इलेक्शन कमीशन हुकूमत नहीं है, उनको अपना वकील मुतय्यन करने का मुकम्मल इख्तियार है। यहां मामला था डिफेंस डिवीजन का और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले मौजूद हैं और सबसे बड़ा फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा का है, जो उसमें उन्होंने कहा है कि हरगिज ये नहीं हो सकता जब तक अटॉर्नी जनरल ये सर्टिफिकेट ना दे। माजी में फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने, तुफैल अली रहमान ने इस्तीफे दिए हुए हैं जब उनकी मौजूदगी में बतौर अटॉर्नी जनरल बाहर से किसी वकील को मुतय्यन किया गया। उन्होंने कहा अगर हम इस काबिल नहीं है कि इस मुकदमे की पैरवी कर सके तो हमें अटॉर्नी जनरल रहने का एक लम्हे के लिए कोई हक नहीं है। लिहाजा ये तमाम बातें, तमाम अच्छी रिवायात जो हैं अब माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब हम एक तारीख दौर से गुजर रहे हैं। इस तारीख दौर में जो भी होगा हम सहेंगे, हम उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे, हम आइन और कानून को नहीं छोड़ेंगे। जो मर्जी नकारची बोलते रहेंगे। राजा साहब हवाले से आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपके इलेक्शन के हवाले से। मैं बिल्कुल लड़ूंगा, इलेक्शन भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ने की, और वो ख्वाहिश इसीलिए है कि इस तारीख दौर में हमें दिए जलाने की जरूरत है। इस तारीख दौर में जब हर तरफ हमें दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग सहमे हुए हैं, हर एक को इलेक्शन लड़ना चाहिए जो जरा सी भी इस्तात रखता है। अच्छा, मियां साहब को जो आखिरी मुकदमा खत्म किया गया है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं उस मुकदमे के हवाले से ज़्यादा तफसीली बात दो वजूहात की बिना पे नहीं करूँगा। एक तो मैंने वो फैसला नहीं पढ़ा कि उस फैसले में किस बुनियाद पे ये किया गया है। देखिए, हर मुकदमे में दो मामलात होती हैं। एक तो मामला होता है हकायक का, सच झूठ क्या था, कौन गुनहगार है कौन नहीं गुनहगार। दूसरा मामला होता है तकनीकी नौयत का कि क्या मुकदमा लड़ने में तफ्तीश के दौरान कोई तकनीकी नकाइस थे। देखिए, तकनीकी नकाइस थे तो तकनीकी नकाइस की बुनियाद पे भी फैसले रद्द किए जाते हैं। उनका उस बात का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि कौन मुल्जिम सजावार था, मतलब कानून के मुताबिक हुआ जो हुआ। लिहाजा ऐन मुमकिन है, कानून के मैंने नहीं पढ़ा फैसला, मैं कह रहा हूं दोनों बातें मुमकिन। मैंने नहीं पढ़ा फैसला, लिहाजा मैं कोई राय नहीं दे सकता। मुमकिन है कि ऐसी बात हो, मैं बहुत मसरूफ हूं और मुकदमात जो मुकदमे आखिरी सवाल उनको पढ़ने का इस वक्त नहीं है। आखिरी सवाल राज साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के जवाब में कहा है कि जुमे और हफ्ते के दिन जो हैं जजेज आमतौर पर लाहौर चले जाते हैं और फैसला लिखने के लिए चैम्बर में मौजूद नहीं होते, तो आप कहेंगे कि फौजी अदालतों का जो फैसला है उसको भी जल्द आना चाहिए तफसीली वजूहात, और उसके लिए जुमे और हफ्ते को भी लाहौर के मौजूद जजों को इस्लामाबाद में बैठ के काम करना चाहिए? कि जो भी कायदा कानून है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है कि लोग फारिग बैठे हुए थे। बहुत से मुकदमात इन दिनों में आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का मामूल है 3-4 महीने में जजमेंटें लिखना, कोई इसमें चंबे की बात नहीं है। जुमे और हफ्ते को जजों को बैठ के फैसले लिखने चाहिए, जुमे और हफ्ते को बैठ के फैसले लिखने चाहिए, जजों को लाहौर नहीं जाना लिखते हैं और लिखते हैं। देखिए, मैं जानता हूं, बिल्कुल लिखते हैं। अगर लाहौर जाएं तो लाहौर जाके भी वो बैठते हैं और फैसले लिखते हैं। वहां भी एक रजिस्ट्री मौजूद है, वहां पे काम होता है, मैं ये बात जानता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा, आपने हमसे सहावी प्रोग्राम को वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज साइफर केस में क्या हुआ, फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई। चेयरमैन PTI और उनके साथी PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, उनके क्या मौक़िफ़ है फर्द जुर्म के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बड़ी खबर यह है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जी हाँ, इतलात यही हैं और इसी वाले से आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, आप पहले भी साइफर केस को कवर करते रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट है? मगर इससे पहले कि आप इस पे डेवलपमेंट पे बात करें, मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो चेयरमैन PTI के साइफर केस में वकील हैं, उन्होंने साइफर केस के आज के बंद कमरे में ट्रायल के बाद अडियाला जेल में जो ट्रायल हुआ उसके बाद मीडिया को क्या बताया, आइए सुनते हैं। साइफर ट्रायल में आज एक दफा फिर चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, मगर जज साहब
रोज के रोज कार्रवाई रख रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। जो चार्ज फ्रेम करने की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। कानून ये कहता है कि सबसे पहले जब भी एक नया ट्रायल ऑर्डर होता है तो सबसे पहले तमाम सबूत, तमाम शवाहिद, तमाम बयानात, तमाम एविडेंस मुल्जिम को दी जाती है और उसके बाद 7 दिन का इंतजार होता है। जो खबरें हमारे पास, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फ़िकार अब्बासी ने मीडिया को ये बताया है कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, और बैरिस्टर सलमान सफ्दर आपने सुना कह रहे हैं कि ये चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। तो प्रोसिक्यूटर जो है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फ़िकार अब्बासी, वो कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, फ़र्द जुमायत हो चुकी है। तो ये क्या मामला है और आपकी क्या इतलात है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो शाह खावर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चार्ज फ्रेम हो चुका है। अब सलमान सफ्दर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो चार्ज शीट है बाकायदा पढ़ना, मुल्ज़मान को रोस्टरम पे बुलाना, उनसे मोहर लेना, उनसे दस्तखत कराना, ये नहीं किया गया। और मतलब वो कहते हैं कि पता नहीं चार्ज वो पढ़ा गया सिर्फ ना, तो वो जो प्रोसेस था उसको शुरू करने और उसको ख़त्म करने का वो हुआ ही नहीं है। तो वो कहते हैं बाहर निकले, हमें पता चला चार्ज जो है फ्रेम हो चुका है, मीडिया पे चल रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ये कहते हैं, अब अदालती जो एहलकार हैं या जो वो भी हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि चार्ज फ्रेम हो चुका है। ये उसी तरह का ही मामला है जिस तरह 10 मई को तोशा खाना फौजदारी केस में जब इमरान खान साहब जो है गिरफ्तार हुए थे 9 मई को, तो उन पर उसमें जो चार्ज फ्रेम होना था वो भी काफ़ी टाइम हो गया था, नहीं हो रहा था। तो जो पुलिस लाइन्स है वहाँ पे हुआ था, लेकिन जब चार्ज फ्रेम होकर वकला बाहर आए तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया है। और दूसरी तरफ ये ख्वाजा हारिस साहब भी बाद में ये कहते रहे, लेकिन वो चार्ज फ्रेम हुआ था, उसी चार्ज की बुनियाद पर 5 अगस्त को सजा भी होगी। अच्छा, अभी तक कोई फर्द जुर्म की कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, अभी तक कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई रिटर्न ऑर्डर साइफर केस का अभी नहीं आया, अभी इंतजार है उसका। तो अभी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई दरख्वास्त दायर की है PTI ने? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दिसंबर का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, जो जेल ट्रायल चल रहा है, उसका ऑर्डर चैलेंज किया गया है। उसमें वो कहते हैं कि जेल ट्रायल के हवाले से एक नोटिफिकेशन और फेडरल गवर्नमेंट ने करना था, वो उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो ट्रायल ठीक नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने दोबारा कहा है कि वो ट्रायल रोका जाए और पहले उनका जो प्रोसेस है वो उनको कहें कि ठीक करें, फिर ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो इस हाई कोर्ट की दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकता था, ये उसको चैलेंज किया। जी, उन्होंने क्योंकि फर्द जुर्म आयद आज जो है वो आयद हुई है, तो ये इससे पहले चैलेंज हो चुका था, तो उन्होंने कहा फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो ये कल लगी है दरख्वास्त? जी, कल जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अच्छा, फर्द जुर्म आयद होने के बाद होगा क्या अब नेक्स्ट स्टेप? गवाहों को बुलाया जाएगा, गवाह आएंगे 3 और समाअत पे 2-2, 3-3 या 4-4 गवाह होंगे, उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, साथ ही उनकी स्टेटमेंट पे जरा होगी, वो सारा रिकॉर्ड जो है डेली बेसिस पे होगा ये। अब जो डेली वाला मामला है इसमें थोड़ा सा है, जो जज हैं वो कहते हैं जुडिशल ऑर्डर है शाह महमूद कुरैशी के केस में 4 हफ्ते में मुकम्मल करना है, तो ये ऑर्डर में देख रहा था 16 नवंबर का ऑर्डर है, लेकिन उसमें ये था कि उस वक्त जो ट्रायल की स्टेज थी 5 गवाह हो चुके थे, फिर डिवीजन बेंच ने वो सारा ट्रायल खत्म कर दिया। अब जो जज साहब कहते हैं कि जुडिशल ऑर्डर तो आज भी ऑन फील्ड है, तो मुझे उस पर अमल करना है, इसलिए पिछले 3 रोज से और कल भी समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, वो अब रोजाना की बुनियाद पर या एक दिन छोड़ के समाअत किया करेंगे और ये तेजी से ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेगा। और अब ये खुफिया समाअत होगी, मीडिया को कोई रसाई नहीं होगी, क्या वजह है इसकी? सेक्शन 14 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसके तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जितने मुकदमात हैं अगर अदालत चाहे तो उसको इन कैमरा कर सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं किया गया। दरखास्त दायर हो गई है, नोटिस भी हो गए हैं और कल इस पे आर्गूमेंट्स लेके फैसला किसने दरखास्त दायर की है? प्रोसिक्यूशन ने, FIA ने दरखास्त दायर किया कि इसको इन कैमरा कर दिया जाए। उसकी तकनीकी वजह क्या हो सकती है? कोई साइफर पेश करेंगे, खुफिया दस्तावेजात, खुफिया गवाह, शहादतें, क्योंकि मामला तो खुफिया राज का है ना और डॉक्यूमेंट्स का है। बुनियादी तौर पर तो यही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के पीछे जो विजडम था वो यही है कि खुफिया दस्तावेजात या इस किस्म की चीज़ें जो है वो हो सकता है पेश करना चाह रहे हैं, उसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इसको इन कैमरा करें। चलें, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें सहाफ़ी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और 3 मरतबा कौमी असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले MNA जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। गुजरावाला NA 78 से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके लीडर के लिए एक बड़ी ख़बर है, उनको आखिरी मुकदमा जो पानामा के स्कैंडल से जुड़ा था उससे भी उनकी बरियत हो चुकी है, तो अभी कोई रुकावट है नवाज शरीफ साहब के हवाले से? क्या देख रहे हैं आप, कितना बड़ा ये फैसला है? जी, ये फैसला तो अल्लाह ताला के हजूर सजदा करने का है कि जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी 2017 में और 18 में, वो ख़त्म हुई। और आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस था जिसका कल फैसला हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त और जबर वाले हुक्म से ये रेफरेंस हुआ था कि नैब ये रेफरेंस फाइल करेगी। तो इसके लिए 2018 में भी शवाहिद मौजूद नहीं थे, 2023 में भी नहीं थे। इसीलिए जब बार बार पूछा गया, और सिर्फ कल की पेशी में नहीं, इससे पहले जो पिछले हफ्ते एक पेशी हुई थी कि आपके पास अभी भी कोई सबूत है जो मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित कर सकें, तो वो सबूत पेश नहीं कर सके, और इसलिए अदालत ने दुरुस्त और इंसाफ का फैसला किया और मियां नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी किया। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी भी मामला तो रहता है अकामा की नाअहली का, जो ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, और उसका मामला भी अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जनवरी में टेकअप करने का ऐलान किया है। तो इसका मतलब है वो ताहयात नाअहली वाला मामला तो मशरूत है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? जी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के सामने जो उनके कागजात नामजदगी दाखिल करने का जो मामला है, वो अब क्लियर है। वो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना सिर्फ कौमी असम्बली के हल्के से उम्मीदवार होंगे, बल्कि इंशाल्लाह वो मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे। और हमें ये तवक्को है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने एक माजी में एक फैसला दिया, लेकिन उसके बाद जब पार्लियामान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, तो फिर जो है वो पार्लियामान की मंशा जो एक कानून की हैसियत रखती है, वही बिलाखिर पाकिस्तान का कानून। अच्छा खुर्रम साहब, आपके लीडर नवाज शरीफ साहब ने भी आज अपने अरकान से खिताब में कुछ बातें की, हम आपको वो भी सुनाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उनको उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने इकामा निकाल लिया। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉडफादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ, कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही असर होगा जो हम देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। खुर्रम दस्तगीर साहब, समझ नहीं आ रही, अब नवाज शरीफ साहब कभी कहते हैं माफ़ कर दिया और कभी कहते हैं एहतसाब तो लेना बनता है, तो आखिर नून लीग चाहती क्या है? अब इन बातों को करने का क्या फ़ायदा अगर आप इन बातों पे बाद में अमल नहीं कर सके? मिसाल के तौर पे एहतसाब तो बनता है, मियाँ साहब कह रहे हैं, ये एहतसाब कब होगा, कैसे होगा, और सबसे बढ़ के ये कि किसके एहतसाब की बात कर रहे हैं? कोई नाम ले सकते हैं आप? जी, अगर मैं अंग्रेजी इस्तेमाल कर सकूं तो वी सीक नॉट रिवेंज बट रेकनिंग। इंतकाम नहीं है, शुमार करना है, हिसाब लेना है। तो लिहाजा ये भी तारीख का हिस्सा है कि मुस्लिम लीग नून की वाहिद हुकूमत थी 2013 की, जिसने एक कोशिश की। आज ठीक अगर आपको याद हो 10 साल पहले दिसंबर का ही महीना था कि मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को हम अदालत में लेके गए, और उसका नतीजा फिर हमने धरने की सूरत में भुगता, डॉन लीक्स की सूरत में भुगता, नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में भुगता, 2018 में अजाब इमरानी की सूरत में भुगता। तो लिहाजा अब ये तो क्लियर है कि ये जो अदालती तरीका है
ये तो पाकिस्तान की सियासत और हाकमियत के जो तनाजुर में दुरुस्त नहीं है। इसका आपको अदालतों पे अब एतबार नहीं है, अब वो वाली अदालतें नहीं रही। नहीं, वो जो अदालतों में घसीटना जिसको हम कहते हैं एहतसाब है, या जेल, हमारे सबके जहनों में अब ये बैठ गया कि शायद जेल में डाल देना एहतसाब है। नहीं तो वो गलती थी, जनरल मुशर्रफ का ट्रायल गलती थी आप कहते? जी, वो गलती नहीं थी, उसका तरीकेकार दुरुस्त नहीं था। हमें कोई बेहतर तरीकेकार जो गालिबन साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए किया गया, कि जिसमें वहां भी बहुत मजालिम ढाए गए थे, वहां भी बहुत गैर आईनी इक़दाम हुए थे, लेकिन मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने एक मफामती रास्ता लेकिन सच का रास्ता अपनाया। तो हमें भी कोई ऐसा बात करनी पड़ेगी कि वो लोग जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम किए हैं वो आकर सामने बात करें। वो बात करेंगे तो इम्यूनिटी होगी, ताकि पाकिस्तान की जो नस्लें हैं उन्हें मालूम हो कि ये जो अजाब इमरानी हम पे टूटे हैं ये कोई आसमानी आफत नहीं थी, इसके पीछे कोई मुहर्रिकात थे, वो सब खुलकर सामने आएंगे। और हम सब की तवक्को यही है कि जब सच सामने आएगा तो उससे मुल्क आज़ाद होगा और तभी जमहूरी डगर पर चल सके। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सच और अपने साथ जिसको क्या कहना चाहिए मसालिहत का जो कमीशन है, क्या ये 1988 से बाद की सियासत के हवाले से होगा या ये सिर्फ 2018 के हवाले से होगा? देखिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो एक मॉडल है, लेकिन जब पार्लियामान इंशाल्लाह वजूद में आएगी, पाकिस्तान के अवाम उसे मुंतखब करेंगे, तो वहां ये डिस्कशन मुंतखब नुमाइंदों में भी, जो हमारे जो सिविल सोसाइटी है उन सबके साथ ये गुफ्तगू होगी। तो ये हमें इलेक्शन मंशूर का हिस्सा नहीं होगा? इलेक्शन मंशूर का हिस्सा नहीं होगा ट्रूथ रिकंसिलिएशन? जी, मंशूर लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें ये इस हद तक तो होगा कि रेकनिंग है, लेकिन उसकी जो हतमी शक्ल है वो तो पार्लियामान में ही उसका फैसला होगा। वैसे आम सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं एहतसाब होना चाहिए और मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, और आज भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला। तो आप कुछ चंद नाम तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा ना कि कौम के मुजरम कौन है, तो कोई अगर 1 2 3 4 5 नाम आपके बतौर एक सियासी लीडर आपके जहन में क्या आते हैं, कौन लोग हैं जिनका कम से कम रेकनिंग तो होनी चाहिए? जी, मैं तो नाम लेने से मैं भी इज्तनाब करूंगा, लेकिन जब ये मामला उठेगा तब खुलकर सामने आएगा कि ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट में नहीं, ये अदलिया के भी लोग थे, कुछ और इदारों के भी लोग थे। वो सारी चीजें एविडेंस के साथ सामने आएंगी तो तभी हम आगे चल सकेंगे। इसलिए इसको बड़े एहतियात से हमें लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान को, जिसका मैंने कहा 2013 में एक हुकूमत बनी थी और उसके इस इकदाम की वजह से फिर हमें धरना बर्दाश्त करना पड़ा 126 दिन का। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, ताकि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त, जो तरजीह है, वो महंगाई को कम करना है, रुपए की कदर का इस्तेहकाम है और पाकिस्तानियों के लिए नया रोजगार पैदा करना है। ये जो इशू है ये भी उस प्रायोरिटी का हिस्सा है, लेकिन ये साथ साथ चलेगा। ये हाईएस्ट लेवल इसको नहीं बनाया जा सकता। इस वक्त हाईएस्ट जो तरजीह है वो महंगाई की कमी है, जिसकी पाकिस्तान में रहने वालों को बेहद तकलीफ है। खुर्रम रज़की साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने की आज़ादी है मुल्क में? जी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनको इजाजत है। वो अभी भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अगर हमने उन्हें कालादम करार देना होता तो वफाकी हुकूमत का ये इस्तेकाक है। हमारी जो 16 महीने की 15 जमातों की हुकूमत थी, उसमें हम ये रेफरेंस फाइल कर सकते थे, जिस तरह पीटीआई ने टीएलपी के खिलाफ किया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम उन्हें कालादम करार दें। जो वो एक सियासी जमात के तौर पर मौजूद हैं, सिर्फ ये है कि उन्होंने जो 9 मई को आग का रास्ता अपनाया, तशद्दुद का रास्ता अपनाया, रेडियो पाकिस्तान और सरकारी इमारतों को जलाने का रास्ता अपनाया, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती का रास्ता अपनाया, उससे उन्हें अपने आप को फैसला कुन तौर पर हटाना होगा, पीछे आना होगा। और ये जो उनका एक वतीरा था, जो बुनियाद थी उनकी सियासत की, कि उनके अलावा बाकी सब सियासी जमातें जो हैं वो चोर, डाकू, काफिर और गद्दार हैं। तो जब तक वो एहतराम की बात नहीं करते, दूसरी सियासी जमातों की मुसलमा हैसियत को तस्लीम नहीं करते, तभी उनके साथ एक सियासी तौर पर बात हो सकती है। वो आए और सियासी जलसे करें और इंतखाबात में हिस्सा लें। ठीक है। अच्छा, क्विकली बता दें कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इन हालात में आपके ख्याल में इलेक्शन मुहिम या इलेक्शन का माहौल बन सकेगा और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे?
जी मुश्किल जरूर है, लेकिन अब वक्त है कि हम जो इंतखाबात की तरफ जाएं और अवाम से रुजू करें, ताकि जो रिजॉल्व चाहिए, जो अज़म चाहिए रियासत के अंदर इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। पहले भी जब ये अज़म आया था 2014 में, आपको याद होगा 9 साल पहले जब जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर का वाकया हुआ, उसके बाद ये अज़म पैदा हुआ था। तो लेकिन वो पार्लियामान के जरिए, तमाम जमातों के जरिए आएगा, तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम, ये अगरचे बड़ा मुश्किल एक मरहला है खासतौर पर मगरबी सूबों के लिए, लेकिन इंतखाबात हों और उसके बाद जो पार्लियामान आए वो पूरी यकसुई के साथ फिर इस दहशतगर्दी से लड़े। अच्छा खुरम साहब, गुजरावाला में आपका क्या नारा है इलेक्शन का? जी हमारा नारा ये है कि नवाज शरीफ ने पहले भी करके दिखाया था, बना के दिखाया था, चलाकर दिखाया था, कौम को डिलीवर किया था, अब वो दोबारा इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अच्छा, जो वोट को इज्जत दो का मामला है, अब उसकी तशरीह नून लीग कैसे कर रही है? जी मैंने आपको तशरीह कर दी है। जो रोजाना आज भी जो मियां साहब ने गुफ्तगू की है वो यही है कि अभी वोट को इज्जत दो हमारे मंशूर का हिस्सा है, जो आइन में भी लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। हम उसकी तरफ आज भी अमल पैरा हैं, लेकिन उसको उस तक पहुंचने का जो तरीक़ेकार है वो ज्यादा एहतियात का मुताबिक। अच्छा, ये सिर्फ शेर की वोट को इज्जत देने की बात हो रही है या बल्ले की और तीर की वोट को भी इज्जत देने की बात हो रही है? नहीं, सब ये बात ही इसी की है कि सब की इज्जत है। जो तहरीक इंसाफ ने बहुत एक फाश गलती की इमरान खान ने, कि उन्होंने दूसरी जमातों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और बात करने से इनकार कर दिया, जिससे इस कदर हमने, आपको मालूम है कि टेंशन बढ़ी कि पार्लियामान में पीटीआई के वफाकी वुज़रा ने लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ को बजट की किताबें मारी डेस्क पर चढ़ चढ़। तो ये पाकिस्तान को ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें एक बामी एहतराम की बुनियाद पर ही और पाकिस्तान में रहने वाले सब लोगों की इज्जत की बुनियाद पर आगे बढ़े। अच्छा, भुट्टो को आप अदालती कत्ल समझते हैं और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी तारीख दुरुस्त करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। सिर्फ एक मामला नहीं है कि सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का केस है, ये तो 200 केस थे, एक लंबी जो तारीख केसेस हैं उनकी बुनियाद है। अल्लाह ताला हमारी अदलिया को भी ये हिम्मत दे कि वो उस जो अपनी लेगेसी है उसको दुरुस्त कर सके। बहरहाल अदलिया अपनी लेगेसी दुरुस्त करेगी और उम्मीद है कि हमारे सियासतदान भी अपनी लेगेसी दुरुस्त करेंगे। उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है सियासतदानों की कि वो अपनी लेगेसी को दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।